Now today we will start with Article 15. So let us understand first the difference between Article 14 and Article 15. Now what is the first difference? The first difference in Article 14 and Article 15 is that Article 14 is general in nature because it applies to both citizens as well as non-citizens, while Article 15 only covers Indian citizens and it does not apply to non-citizens. That is the first difference. The second difference is while Article 14 allows reasonable classification, the grounds that are mentioned in Article 15 Clause 1 by themselves can never form the basis of classification. ठीक है, ये जो सेकेंड डिफरेंस है, मैं पहले आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 1 पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको मतलब बताऊंगा. आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. अब इसमें जो वर्ड डिस्क्रिमिनेट है, इट मीन्स एन एलिमेंट ऑफ अनफेवरेबल बायस. ठीक है, ये एक अनफेवरेबल बायस की बात कर रहा है. ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा है वेयर यू अपलिफ्ट अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी और अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है विच इज कनोटिंग एन अनफेवरेबल बायस. तो स्टेट अगर कोई ऐसा लॉ बनाता है विच हैज़ एन अनफेवरेबल बायस अगेंस्ट एनी सिटीजन on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, then that will violate Article 15 Clause 1. अब एक चीज गौर करिए, यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में that the state shall not discriminate against any citizens on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth. ये only of का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है सिर्फ इस ग्राउंड पे कि a particular member or a section of society is belonging to this particular religion or is belonging to this particular race, caste, sex, place of birth, then such law would be hit by Article 15 Clause 1. अब यहाँ पे only of बड़े important शब्द हैं. मतलब इन ग्राउंड्स के साथ अगर कोई अदर ग्राउंड अवेलेबल है जो कि एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आ सकता है या उसका कोई रैशनल क्राइटेरिया है, तो ऐसे में उस रैशनल क्राइटेरिया के साथ क्लब करके अगर आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे लॉ बनाते हैं एंड अज्यूमिंग इफ़ यू आर अ स्टेट, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप लॉ सिर्फ इस बात पे बनाते हैं कि अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, देन इट वुड बी हिट बाय आर्टिकल 15 क्लॉज 1. इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि if religion, sex, caste, race or place of birth is merely one of the factors which the legislature has taken into consideration, then it would not be discrimination only on the grounds of that fact. But if the legislature has discriminated only on one of these grounds and no other factor could possibly have been present, then undoubtedly the law would offend Article 15 Clause 1. ठीक है, अगर इन फैक्टर्स के साथ और भी फैक्टर्स जुड़े हैं जो प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स में नहीं आते हैं, मतलब मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कोई रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एसेट्रा इनके ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए भी लॉ बनाया है, पर उसके साथ और भी एडिशनल फैक्टर्स हैं जैसे पॉवर्टी, इकोनॉमिक स्टेटस एसेट्रा एसेट्रा, यू कैन इमेजिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो अगर और भी रैशनल क्राइटेरियाज मौजूद हैं और उनके साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या इनमें से कोई भी ग्राउंड मौजूद है तो लॉ रैशनल हो सकता है. लेकिन अगर लॉ सिर्फ इस बेसिस पे बनाया है कि अ सिटीजन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, सेक्स एसेट्रा, तब वो ऐसा लॉ इट वुड बी हिट बाय आर्टिकल 15 क्लॉज 1. ठीक है, दैट इज द पर्पॉर्ट ऑफ द वर्ड्स ग्राउंड्स ओनली. तभी ओनली शब्द का यूज किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन ये बताना चाह रहा है लेजिस्लेचर को कि आप सिर्फ इन्हीं ग्राउंड पे लेजिस्लेशन नहीं बना सकते. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू टेल टू द लेजिस्लेचर दैट यू कैन नॉट मेक अ लॉ ओनली ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए,
जैसे कि SC/ST एक्ट है, अगर कोई सिर्फ आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 मतलब रूडिमेंट्री तरीके से पढ़े तो वो सीधे कह देगा देखिए पूरी की पूरी एक्ट एक कास्ट के बेसिस पे क्रिएटेड है, देन इट्स रॉन्ग. बट द आंसर इज इट इज़ नॉट रॉन्ग. दैट एक्ट इज़ नॉट रॉन्ग एंड इट इज़ नॉट हिट बाय आर्टिकल 15 क्लॉज 1. क्यों? क्योंकि देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ठीक है, ओनली ऑफ का एक्सप्रेशन यूज किया गया है. अब यहाँ पे कास्ट के वर्ड के अंडर आप लेजिस्लेशन को चैलेंज करें कि देखिए SC/ST एक्ट कास्ट के बेसिस पे क्रिएट है तो वो वायलेट करती है आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 को. नो. अब देखिए उस एक्ट के साथ साथ और भी कपल्ड फैक्टर्स क्या हैं. पहला तो ये है कि अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस अगेंस्ट देम. दूसरा अ हिस्ट्री ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. ठीक है, तो जब इन फैक्टर्स को कपल किया जाता है आपके कास्ट वाले मैटर के साथ, तो जो ग्राउंड्स ओनली ऑफ का मैटर है जो क्लॉज 1 डिमांड करता है वो फेल हो जाता है. ठीक है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 उसी सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है जहां पे स्टेट ऐसा लेजिस्लेशन पास करता है विच इज ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ and it is not coupled by any other rational factor. Agar it is coupled by any other rational factor or classification, then then the such law would not violate Article 15 Clause 1. ठीक है, it is fairly simple to understand. Now let us have a look at Article 15 Clause 2. It says no citizen shall on the ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability or restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public. अब इसमें जो टर्म एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करता है वो है places of public resort. What do you mean by the places of public resort which are maintained only or partly out of state funds or are dedicated to the use of general public? इसका क्या मतलब है? देखिए पब्लिक रिजॉर्ट पे दो व्यूज़ हैं. ठीक है, एक नैरो व्यू है और एक वाइडर व्यू है. नैरो व्यू ये कहता है कि the place of public resort refers to those places where the public have access to it as a matter of legal right. The broader or the more liberal view says that a place of public resort is a place where the members of public are allowed access and where they habitually resort to. उसका रेफरेंस लीगल राइट से नहीं है. ठीक है, मतलब लीगल राइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ब्रॉडर व्यू कहता है कि अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट वो प्लेस है वेयर द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक आर अलाउड एक्सेस एंड वेयर दे हैबिचुअली रिजॉर्ट टू. अब इनमें से कौन सा व्यू प्रॉपर है? द प्रॉपर व्यू इज द सेकेंड व्यू. ठीक है, इफ यू हैव टू राइट अ व्यू, आप दोनों व्यू भी लिख सकते हैं, बट यू कैन ऑलवेज एड अ लाइन आफ्टर राइटिंग द ब्रॉडर व्यू दैट द ब्रॉडर व्यू इज more in accordance with the constitutional mandate. ठीक है, तो आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है ये तो बस आपको मोटा मोटा बेयर एक्ट लेवल पे ही ध्यान रखना है. जो चंकी पार्ट है ना आर्टिकल 15 का वो है क्लॉज 3 और 4. इसमें केस लॉज भी हैं एंड इट हैज़ अ सब्सटेंशियल मैटर ऑफ चंक इन इट. सिमिलरली Clause 5 of Article 14 also require a bit of explanation with the help of a few case laws, and Article 15 Clause 6 which is added by Constitution 103rd Amendment Act 2019 also require a minor explanation. अब इस पे case laws नहीं है because ये वाला जो addition है, मतलब ये वाला जो amendment है, it has been challenged before the Supreme Court और अभी जजमेंट आया नहीं है इस पॉइंट पे. जब उस पॉइंट पे जजमेंट आ जाएगा तब मैं उसको डिस्कस करूंगा और मैं बता दूंगा कि उसमें क्या हुआ था. अभी तक आया नहीं, so there is no point in discussing it.
अब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 रीड्स, इसी पे वापस आ जाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब एक बात याद रखिएगा इस आर्टिकल के बारे में और कमिंग आर्टिकल्स के बारे में, कि बोथ आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 will constitute an exception to article 15 clause 1 and 15 clause 2। ये exceptions हैं दोनों, ठीक है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या चीज़ रिकॉग्नाइज करता है? वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज करता है कि women in India have been socially and economically handicapped for centuries, and as a result they cannot fully participate in the socio-economic activities of the nation on a footing of equality. The purpose of Article 15 Clause 3 is to eliminate this socio-economic backwardness of women and to empower them in such a manner as to bring about effective equality between both men and women. The object of Article 15 Clause 3 is to strengthen and improve the status of women. Article 15 Clause 3 thus relieves the state from the bondage of Article 15 Clause 1 and enables it to make special provisions to accord socio-economic equality to women। ठीक है। अब देखिए, किसी को लगेगा कि देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 3। द आंसर इज नो, देयर इज नन। पहली बात तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ऑपरेट्स एज एन एक्सेप्शन, और दूसरी चीज़ आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली तो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है ऑन अ जनरल स्केल। ऑन अ जनरल स्केल द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी, बट कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये भी तो पता है ना कि वुमेन आर नॉट एट द सेम फुटिंग विद मेन फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो बाय गिविंग अ डिक्लेरेशन कि ओके फ्रॉम नाउ ऑन देयर वुड बी जेंडर न्यूट्रल लॉज, क्या ये पोजीशन प्रॉपर हो जाएगी कि कोई पर्सन is for centuries not given a proper treatment by law and suddenly after 1950 you say कि okay आज के बाद से सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, तो क्या बाय गिविंग अ बेस डिक्लेरेशन के सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी? द आंसर इज नो। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात पता थी, सो दैट इज़ वाई दे सेड कि देखिए हम जेंडर न्यूट्रलिटी चाहते हैं, बट हमें ये भी पता है, प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि वुमेन इन इंडिया हैव बीन सोशली एंड इकोनॉमिकली हैंडीकैप्ड फॉर पास्ट सेंचुरीज। कई सेंचुरी से वो सोशली और इकोनॉमिकली हैंडीकैप्ड रही हैं, सो दे कैन नॉट फुली पार्टिसिपेट ऑन एन इक्वल फुटिंग इन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद दैट ऑफ मैन, है ना। वो मैन के साथ उतनी जल्दी बराबरी नहीं कर पाएंगी, सो दे नीड सम स्पेशल लॉज जो एक ऐसी इफेक्टिव इक्वालिटी लाने में मदद करे। अब बेसिक सी बात थी, उस टाइम में वुमेन वर नॉट एज हाईली एजुकेटेड एज दे आर नाउ, है ना। अब 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट हाईली एजुकेटेड, अदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन कंपैरेटिवली इज हाईली एजुकेटेड, तो सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी कहाँ से आएगी? नहीं आ पाएगी ना। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज्ड आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कि स्टेट उनके लिए स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स बना सकता है, उनको स्पेशल बेनिफिट्स दे सकता है, उनको रिजर्वेशन दे सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, अगर ये प्रोविजन ना होता और तब स्टेट को ऐसा लॉ बनाना चाहता तो इट वुड हैव बीन हिट बाय आर्टिकल 15 क्लॉज 1। तभी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इन ऑर्डर टू एमिलियोरेट द सिचुएशन ऑफ वुमेन दे मेड श्योर दैट दिस प्रोविजन वाज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्या स्कोप है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का? देखिए, the scope of Article 15 Clause 3 is wide enough to cover the entire range of state activity, including that of employment. Article 15 Clause 3 is a special provision in the nature of a proviso qualifying the general guarantees contained in Article 15, Article 14, Article 16। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अपने स्कोप में बहुत ज़्यादा वाइड है और स्टेट की सारी एक्टिविटीज़ इसके एम्बिट में आती हैं। तो ये मत समझिएगा कि एम्प्लॉयमेंट इज़ आउटसाइड इट्स स्कोप, एम्प्लॉयमेंट इज़ विद इन इट्स स्कोप। ठीक है, वुमेन को लेके इवन एम्प्लॉयमेंट इज़ विद इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3।
Now for the purpose of explanation, let me just tell you about a case law of Supreme Court जिसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के स्कोप पे सुप्रीम कोर्ट ने एलैबोरेट किया था. दिस वाज द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पीबी विजय कुमार. इट वाज रिपोर्टेड इन AIR 1995, AIR 1995, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1648. अब ये जो मैं केस लॉ आपको पढ़ने जा रहा हूँ, इसको मेमोराइज या लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है. ये केस लॉ मैं सिर्फ स्कोप समझाने के लिए कोट कर रहा हूँ, ठीक है. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में द स्टेट में फिक्स अ कोटा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, एंड in this very case Supreme Court also upheld a rule which gave preference to women being appointed to the post to the extent of 30%. ठीक है, एक रूल था जो कह रहा था कि if all other things are equal, preference would be given to women for the extent of 30% of the post. ये जो रूल था इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था और बोला था कि इट इज़ वैलिड विद रेफरेंस टू आर्टिकल 15 क्लॉज 3. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था इस केस में द स्टेट में फिक्स अ कोटा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन इन गवर्नमेंटल सर्विसेज. ठीक है, अब इस केस में एक आर्ग्यूमेंट लिया गया था और आर्ग्यूमेंट ये था कि रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट और अपॉइंटमेंट्स फॉर एनी बैकवर्ड क्लास तो परमिसिबल है अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 2, बट वुमेन के लिए परमिसिबल नहीं है. तो स्टेट ऐसा रिजर्वेशन नहीं बना सकता इन फेवर ऑफ वुमेन एज इट वुड अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और वो वायलेटिव होगा आर्टिकल 16 का. ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द पोस्ट कैन बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एज इट इज मच वाइडर इन स्कोप एंड कवर्स ऑल स्टेट एक्टिविटीज. While Article 15 Clause 1 prohibits the state from making any discrimination, among other things, on the ground of sex alone, by virtue of Article 15 Clause 3, the state may make special provision for women. Thus, Article 15 Clause 3 clearly carves out a permissible departure from the rigors of Article 15 Clause 1. कोर्ट ने इस केस में एम्फसाइज किया कि एक इम्पॉर्टेंट लिम्ब है जेंडर इक्वालिटी का, दैट इज क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन. ठीक है, सो मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन in respect of employment or post under the state would be an integral part of Article 15 Clause 3. Supreme Court said to say that under Article 15 Clause 3 job opportunities for women cannot be created would be to cut at the very root of underlying inspiration behind this article. Making special provisions for women in respect of employment or post under the state is an integral part of Article 15 Clause 3. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हम ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लें कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टेट नहीं बना सकता वुमेन के लिए, तो दैट वुड अमाउंट टू अटैकिंग द वेरी रूट विच इंस्पायर्ड दिस एक्सेप्शन. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देन कंटिन्यूड एंड सेड दैट power conferred by Article 15 Clause 3 is not whittled down in any manner by Article 16. Now, moving on, what does the expression special provision for women mean? Its answer is that the special provision that the state can make to improve women's participation in all activities which are under the supervision and control of the state, that can be in the form of either affirmative action or reservation. Under Article 15 Clause 3, both reservation and affirmative action are permissible in connection with the employment or post under the state. Article 15 is thus designed to create a more egalitarian society. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आगे ये भी बताया कि in dealing with the employment under the state, it has to bear in mind that both Article 15 and 16, the former, मतलब Article 15 being a more general provision and the latter are more specific provision, since Article 16 does not touch upon any special provision for women,
being made by the state, it cannot in any manner derogate from the power conferred upon the state in this connection under Article 15 Clause 3. This power conferred by Article 15 Clause 3 is wide enough to cover the entire range of state activity, including employment under the state. तो बेसिकली अब आप एक चीज़ समझ जाइए, मैंने केस लॉ क्यों मेंशन किया. इसका मेन पर्पस आपको ये समझाना है कि फॉर वुमेन आप अफर्मेटिव एक्शन भी ले सकते हैं और रिजर्वेशन भी क्रिएट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3. ठीक है. कोई अगर ये आर्ग्यूमेंट ले कि रिजर्वेशन स्टेट पोस्ट सिर्फ आर्टिकल 16 से आ सकता है, उसके अलावा कहीं से नहीं, तो आप ये बता दीजिएगा कि व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 15 क्लॉज 3, द स्टेट can reserve the post for women, can create special provisions, and both reservation and affirmative action is recognized under Article 15 Clause 3. ठीक है. सो कौन सा जजमेंट अभी हमने डिस्कस किया? गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पीबी विजय कुमार. अब जरा मैं आपको शॉर्ट में अफर्मेटिव एक्शन बता देता हूँ क्या होता है. सी, अफर्मेटिव एक्शन इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट and it means and includes positive steps taken to increase the representation of women and minorities in certain areas of employment, education and culture from which they have been historically excluded. ये internationally accepted definition है affirmative action की. ठीक है. I am quoting from the Stanford Encyclopedia of Philosophy. अब जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इज अ सिस्टम ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. ठीक है. ये एक सिस्टम होता है अफर्मेटिव एक्शन का दैट प्रोवाइड्स हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स. ठीक है. रिजर्वेशन इज अ सिस्टम ऑफ अफर्मेटिव एक्शन दैट प्रोवाइड्स हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स. ठीक है. इट इज़ अ फेयरली सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. अब इस कंसेप्ट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हो सकता है, एसेट्रा. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है. पर डेफिनेशन के तौर पे ये वर्किंग डेफिनेशंस है दैट यू कैन रिमेंबर. अब एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी आपके अफर्मेटिव एक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन को डिस्कस किया गया है. इफ़ यू वांट टू, यू मे रीड दैट. But practically speaking, for the purpose of exam, the definition that I just gave to you will suffice. मैंने स्टडी नोट्स में आपको एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और उसके अंदर जो आपका रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन का जो कंसेप्ट डिस्कस किया है वो दिया हुआ है. यू कैन रीड इट इफ़ यू वांट टू, बट एग्जाम में लिखने के लिए आप उतना लिख नहीं पाएंगे. ठीक है. लिखने भर के लिए इतनी डेफिनेशन एज एन इंट्रोडक्शन इज सफिशिएंट. उसके बाद आप बताते जाइए कि किस आर्टिकल से क्या कंसेप्ट निकलता है. ठीक है. आपको बहुत ज़्यादा उस पर एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब ज़रा आ जाते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 पे. इट सेज नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribes. अब इसमें एक चीज़ फोकस करने वाली है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये दोनों सिचुएशन एक साथ होनी चाहिए. ये एक्सप्रेशन और नहीं है. मतलब स्टेट ऐसे लॉ नहीं बना सकता कि अ पर्सन और अ ट्राइब or a group of class is socially backward तो the legislation can happen. No, socially and educationally backward होना, ये दोनों situations का होना ज़रूरी है. ठीक है. मतलब जो class of citizen है, it should be both socially and educationally backward, not either socially or educationally backward. ठीक है. अब बेसिकली कुछ चीज़ें मुझे बताने दीजिए. हाउ वुड यू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? अभी जनरल चीज़ें समझिए. ठीक है. देखिए, पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये दोनों सिचुएशन होनी चाहिए कि जो बैकवर्डनेस है आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में, इट शुड बी बोथ सोशल एंड एजुकेशनल. आइदर नहीं चलेगा, इट शुड बी बोथ. सेकेंडली, पॉवर्टी अलोन, मतलब अकेले पॉवर्टी कैन नॉट बी द सोल टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस इन इंडिया.
क्योंकि बाय एंड लार्ज पीपल आर पुअर इन इंडिया, ठीक है। और अगर पॉवर्टी अलोन ही टेस्ट लिया गया तो लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वुड फॉल अंडर द बैकवर्ड कैटेगरी एंड दैट वुड फ्रस्ट्रेट द होल ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि बैकवर्डनेस जो एनविसेज्ड है आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में, इट शुड बी कंपेरेबल दो नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड फोर्थली, caste may be the relevant factor to define backwardness, but it cannot be the sole or even a dominant criteria to determine backwardness. Caste relevant है but sole criteria नहीं होना चाहिए, always remember that. Fifth test is poverty, occupation, place of habitation all contribute to backwardness and such factors cannot be ignored. मतलब कॉम्बिनेशन में आप ये चीज़ें देखेंगे, पॉवर्टी, ऑक्यूपेशन, स्टेट ऑफ हैबिटेशन और कास्ट एसेट्रा, यू हैव टू सी ऑल ऑफ दैट along with other factors in combination, not either of them can be a sole criteria, ठीक है। And sixthly, backwardness may be defined without any reference to caste also, मतलब backwardness बिना caste के reference के भी define किया जा सकता है। In fact, the Supreme Court has emphasized that Article 15 Clause 4 does not speak of caste, but it speaks of classes. Supreme Court के हिसाब से जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 है वो कास्ट की बात नहीं करता, वो क्लास की बात करता है, ठीक है। मतलब अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हटा दें तो वो क्लास की बात करता है, नॉट कास्ट। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ये जो 6 चीज़ें मैंने बताई, यू हैव टू रेफर टू कैटिना ऑफ डिसीजंस टू कम टू दिस कंक्लूजन, इसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक अपडेट भी हुआ है। क्या हुआ है देखिए, 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन द केस ऑफ जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर में, जिसको मराठा कोटा केस भी कहा जाता है, उसमें यह बोला कि बाय इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 366 क्लॉज 26C एंड आर्टिकल 342A थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट, the president alone, to the exclusion of all other authorities, is empowered to identify socially and educationally backward classes and to include them in a list to be published under Article 342A, which shall be deemed to include socially and educationally backward classes in relation to each state and union territory for the purpose of constitution. मतलब 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद किसके पास पावर रह गई है ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? ये पावर अब सिर्फ यूनियन के पास है, ठीक है, और एक्यूरेटली स्पीकिंग प्रेसिडेंट के पास है। किसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हैं ये? आर्टिकल 342A के बेसिस पे। पहले स्टेट्स के भी पास पावर थी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स कुड आल्सो रिकॉग्नाइज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बट नाउ ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन, ठीक है। ये मेजॉरिटी जजमेंट है, दिस इज द मेजॉरिटी जजमेंट। देखिए इस नए जजमेंट में when the question came of the power of the state to identify socially and educationally backward classes, the Supreme Court held by 3:2 majority, मतलब 3 जजेस मेजॉरिटी में और 2 जजेस डिसेंटिंग, that 102nd constitutional amendment has abrogated the power of the states to identify socially and educationally backward classes. जो मेजॉरिटी जजेस थे वो थे जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, with whom Justice L. Nageshwar Rao and Hemant Gupta agreed. And the Supreme Court, speaking for the majority, observed that power of identification of socially and educationally backward classes, which was exercised by the states earlier after 102nd amendment of the Constitution, shifted to the domain of the President. ठीक है? How? By the virtue of Article 342A, and this does not in any manner violate the essential or basic feature of the Constitution. मतलब अब स्टेट्स का काम सिर्फ कंसल्टेशन और सजेशन का रह गया है, ठीक है।
मैं इस जजमेंट में मैं बाद में एलैबोरेट करूंगा जब हम लोग केस लॉ से डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। अभी तो मुझे आज के लेक्चर में बस आपको जनरल कंसेप्ट समझाना है। रिजर्वेशन पे बहुत सारे केस लॉज हैं, अभी आएंगे व्हेन वी विल डील विद आर्टिकल 16। तो जो केस लॉज हैं इन द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, कहाँ से शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ वो लाइन से समझाना पड़ेगा। अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि आफ्टर 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द पावर ऑफ द स्टेट्स टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इज गॉन। पहले क्या था 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले कि प्रेसिडेंट यूज टू ओनली आइडेंटिफाई योर SCs एंड STs, ठीक है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नहीं आइडेंटिफाई करते थे, बट आफ्टर 102nd अमेंडमेंट व्हेन आर्टिकल 342A was incorporated in the constitution, then it is the president now and only he alone who can identify socially and educationally backward classes both for the union and the states, ठीक है। we will discuss the point of article 342A in the latter parts of this series जिसमें हम रिजर्वेशन से डील करेंगे, क्योंकि right now it's not relevant। ये जजमेंट एक मैं लिस्ट में बताऊंगा कि जब 15% रिजर्वेशन एक्सीड करते हैं, जो लिमिट इंद्र स्वानी ने लगाई है उसको एक्सीड किया जाता है, तो व्हाट डू द कोर्ट्स डू, कोर्ट्स क्या करते हैं तब, उसमें हम लोग फिर आएंगे आर्टिकल 341, 342 और 342A पे भी, तब हम लोग आराम से उस पे डिस्कशन रखेंगे। अभी के लिए सिंपल रखने के लिए मैंने आपके जजमेंट का पार्ट बता दिया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है नाउ द स्टेट्स डू नॉट हैव दैट पावर टू रिकॉग्नाइज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 के बारे में। अब आपके पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर टेक्स्ट है तो आप गौर करेंगे कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है। देन इट इज़ इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। अब ये इंसर्ट क्यों हुआ इसका मैं कारण बताता हूँ। अब आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 के इंसर्शन का कारण इज़ अ केस लॉ बाय सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चांपकम दोराई राजन। इट वाज डिसाइडेड ऑन 9 अप्रैल 1951, ठीक है। अब आपने आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में एक चीज़ गौर की होगी कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट from making any special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizen or for scheduled caste or scheduled tribes, ठीक है। अब आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 क्या कहता है। आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 एक छोटी सी बात इतनी सी ही करता है कि कोई भी सिटीजन will not be denied admissions into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on the ground only of religion, race, caste, language or any of them, ठीक है। अब स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चांपकम दोराई राजन में क्या हुआ था, देखिए। इसमें एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द स्टेट वाज क्वेश्चनड, ठीक है। स्टेट ऑफ मद्रास हैज इशूड एन ऑर्डर which was known as a communal government order that seats should be filled in by the selection committee strictly on the following basis: that out of every 14 seats, 6 were to be allotted to non-Brahmin Hindus, 2 to backward Hindus, 2 to Brahmins, 2 to Harijans, 1 to Anglo-Indians and Indian Christians, and 1 to Muslims. ये कास्ट और रिलीजन के क्लॉज का दोनों का वायलेशन है कि नहीं। What did the Supreme Court do? Supreme Court struck this government order down immediately. Supreme Court ने सीधे बोला कि यह आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 का सीधा वायलेशन है। इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 29 क्लॉज 2। सुप्रीम कोर्ट की प्राइमरली रीजनिंग इस केस में इतनी सी थी कि ऑब्वियसली आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 का तो वायलेशन है ही, और साथ ही साथ जो क्लासिफिकेशन जो स्टेट ने की है based on caste, race and religion for the purpose of admission to educational institution, it is unconstitutional, ठीक है। और जब आप पूरा जजमेंट पढ़ते हैं तो यू कैन गेट द रीजनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली एज दिस कि भाई ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं जो आपको ऐसा करने से अलाउ करे। पार्लियामेंट ने कहा कि ओके प्रोविजन नहीं है, ओके हम प्रोविजन डाले दे रहे हैं। सो व्हाट द पार्लियामेंट डिड, इट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ठीक है। उसमें उन्होंने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी डाल दिया। अब 15 क्लॉज 4 जब आप देख रहे हैं जिस फॉर्म में, इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय
that has been inserted by the first amendment of the constitution. ठीक है, अब वो क्या कहता है कि state can make any special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled tribes and scheduled caste. ठीक है, और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 या आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 will not prevent the state from doing so. ठीक है, in fact the entirety of article 15 will not prevent the state from making special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens or for the advancement of scheduled caste or scheduled tribes. And similar is the protection in context of article 29 clause 2. मतलब article 29 का clause 2 भी बीच में नहीं आएगा, जैसे कि चांपाकम दोराई राजन के केस में आ गया था. ठीक है, याद रखिएगा जिस मेन प्रोविजन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है ये कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, वो है आर्टिकल 29 का क्लॉज 2. इनफैक्ट मैं कोट कर देता हूँ कि व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट सेड. सुप्रीम कोर्ट सेड that the classification of communal GO, that is government order, proceeds on the basis of religion, race and caste. In our view, the classification made is opposed to the constitution and constitutes a clear violation of the fundamental rights guaranteed to the citizen under article 29 clause 2. In this view of the matter, we do not find it necessary to consider the effects of article 14 or 15 on the specific articles discussed above. For the reasons stated, we are of the opinion that communal GO, being inconsistent with the provisions of article 29 clause 2 in part 3 of the constitution, is void. ठीक है, pursuant to this decision, parliament inserted article 15 clause 4. याद रखिएगा सवाल आपको ऐसा ही आएगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट किस केस के बेसिस पे आया या किस केस की वजह से आया. ठीक है, और जब भी आप रिजर्वेशन पे आंसर लिख रहे हैं या फर्स्ट अमेंडमेंट से लेके आंसर लिख रहे हैं तो चांपाकम दोराई राजन का केस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, हर क्वेश्चन पे नहीं इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 में उसका जब क्लॉज 4 पे आप एलैबोरेट कर रहे होंगे तो आपको तो बताना ही होगा ना कि ये क्यों इंसर्ट हुआ. तो हमेशा वहाँ पे स्टेट ऑफ मद्रास वैसे श्रीमती चांपाकम दोराई राजन का जजमेंट मेंशन करिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब हम आ जाते हैं जरा ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशंस. ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से माइल्डली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मेन जो रिजर्वेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें आपका इंद्र स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट. जब मैं आर्टिकल 16 पे आऊँगा, जो कि आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर का मेन पार्ट होगा, तो मैं उसकी हिस्ट्री बताते हुए उधर आऊँगा, क्योंकि वरना अगर मैं सीधे बताने लगूँगा इंद्र स्वानी तो आपको कॉन्टेक्स्ट में समझ में भी नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा. तो रिजर्वेशन क्योंकि बड़ा ही नॉटी इशू है, ठीक है, ये सोशियो पॉलिटिकल इशू भी है और इसकी हिस्ट्री समझना और प्रेजेंट टाइम में इसको समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हमें अलग अलग तरीके से इसको समझना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले तो हम आ जाते हैं रिजर्वेशन इन एडमिशंस. ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो रिजर्वेशन होता है उस पर हम आ जाते हैं जरा सा. अब क्योंकि हम आर्टिकल 15 पे ही हैं तो जरा आर्टिकल 15 की बात करते हैं कि आर्टिकल 15 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन किन किन लोगों के लिए हो सकता है. पहला, वुमेन के लिए अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3. दूसरा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 5. और तीसरा, अदर ग्रुप्स दैट डू नॉट फॉल विद इन आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5. और ये जो अदर ग्रुप हैं, दे आर आफ्टर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, these other groups would be classified as economically weaker sections. ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, और ये है आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में. ठीक है, तो पहले मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि व्हाट इज़ द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन. ये क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन आप जानते होंगे कि जो लिमिट फिक्स की गई है दैट इज़ ऑफ 50%. ठीक है, अब ये सबसे पहली बार किस केस में की गई थी, तो उस केस का नाम है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 649. अब इस केस में अ क्वेश्चन वाज रेज्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट relating to the extent of special provisions which the state can make under article 15 clause 4.
In this case, reservation of up to 68% was made by the state of Mysore for the backward classes for admission to the state medical and engineering colleges. The breakup of the reservation was as follows: 50% seats for backward and more backward classes, 15% seats for scheduled castes, 3% seats for scheduled tribes. In effect, 68% of the seats were reserved in medical, engineering and other technical colleges for the weaker section of the society, leaving only 32% of the seats for the merit pool. The state in this case argued that since Article 15(4) does not contain any limitation on the state's power to make reservation, then reservation could be made in the favor of backward classes in the higher educational institution of any basis, whatever the state wants. ठीक है, मतलब स्टेट का बेसिकली ये कहना था कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में तो कहीं लिमिट तो लिखी नहीं है कि इतने परसेंट करेंगे, तो हमारी जितनी मर्जी हम कर लें, चाहे 68% करें, चाहे 90% करें, चाहे 100% करें. ये आर्ग्यूमेंट लिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 68% के रिजर्वेशन को रिजेक्ट कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हालांकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 मस्ट बी रेड विद आर्टिकल 46, दैट इज अ डायरेक्टरी प्रिंसिपल, and steps ought to be taken to redress the backwardness and inequality from which the backward class, scheduled caste and scheduled tribes suffer. But it does not mean that you ignore the fundamental rights of the rest of the society. ठीक है, इसका मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि एक को बेनिफिट देने के चक्कर में ये थोड़ी ना कि बाकी के लोगों का फंडामेंटल राइट खा जाए, है ना. तो सुप्रीम कोर्ट सेड that if a provision which is in nature of an exception completely excludes the rest of the society, that is clearly outside the scope of Article 15 clause 4. It would be extremely unreasonable to assume that in enacting Article 15 clause 4, the Parliament intended to provide that where the advancement of the backward classes or scheduled caste and scheduled tribes was concerned, the fundamental rights of the citizens consisting of rest of the society were to be completely ignored. कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि जो स्पेशल प्रोविजन है मस्ट बी विद इन रीजनेबल लिमिट्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड है, वो रीजनेबल लिमिट्स में होना चाहिए. कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी इंसिस्ट किया दैट द कंसिडरेशंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट and the interest of community or society as a whole cannot be ignored in determining the reasonableness of a special provision under Article 15 clause 4. कोर्ट ने कहा कि डिमांड फॉर टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर्स एंड एक्सपर्ट्स फॉर फर्दर इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री इज सो ग्रेट that it would cause grave prejudice to the national interest if the considerations of merits are completely excluded by wholesale reservation of seats in all technical, medical or engineering colleges or institutions of that kind. तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार बोला कि जो जनरल प्रिंसिपल है that the maximum limit of the reservation should not be generally more than 50%. ठीक है, generally the maximum limit of reservation should not be more than 50% for all the classes under Article 15 clause 4, चाहे वो backward class हो, scheduled caste हो, scheduled tribe हो, सबका मिला के it should not be more than 50%. तो फिर क्या हुआ इस केस में? रिजर्वेशन ऑफ 68% जो चैलेंज में था, इट वाज डिक्लेयर्ड वॉइड इन द केस ऑफ एमआर बालाजी. ठीक है, अब आप ये चीज समझ गए होंगे कि कोर्ट इंटेंडेड टू बैलेंस the interest of the backward classes ST and SCs with the interest of the rest of the segments of society. ठीक है, and in order to safeguard the interest of the reserved class, the interest of the community as a whole cannot be ignored. That was the basic reasoning of the Supreme Court. Supreme Court ने इस केस में ये भी बोला था कि Article 15 Clause 4 is an enabling provision. क्या है? Enabling provision. And its objective is to advance the interest of the weaker elements in the society. Hence, reservation under Article 15 Clause 4 must be within reasonable limit. If provision under Article 15 Clause 4 ignores the interest of the society as a whole, it would be clearly outside the purview of Article 15 Clause 4. ठीक है,
तो इससे आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया। अभी यहाँ से तो कहानी शुरू होने वाली है, ठीक है, यहाँ से वी हैव जस्ट स्टार्टेड। अभी तो जजमेंट्स फिर अमेंडमेंट, जजमेंट फिर अमेंडमेंट, अभी इसकी कहानी शुरू होने वाली है। सी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी लीगल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हेल्ड किया, इन ऑर्डर टू रिमूव द बेस ऑफ इंटरप्रिटेशन द पार्लियामेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी देखिएगा, अभी केस लॉज जब आना शुरू होंगे तो टसल भी होगी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच ऑन दिस वेरी पॉइंट। एंड नॉट जस्ट द पार्लियामेंट, देयर वुड बी अ टसल of the legislature, both state and union on one side, and judiciary of both supreme court and high court on the other side। ठीक है, अभी देखिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ केस लॉज बताता हूँ। देखिए, in the case of Nishi Meghu versus state of Jammu and Kashmir, citation is AIR 1980 Supreme Court page number 1975। इस केस में क्या हुआ था कि फॉर एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट 60% सीट्स वर टू बी फिल्ड ऑन मेरिट, 20% फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट and the other reserved categories including socially and educationally backward classes, and the remaining 20% of the seats were earmarked for ensuring, and I quote, rectification of regional imbalances। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो ग्राउंड है रेक्टिफिकेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस, ये इनवैलिड है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेग है, ये क्लासिफिकेशन इज टू वेग, एंड the criteria for identifying the imbalances has not been identified, hence this classification is invalid। ये निशी मेघू में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। अब स्टेट गवर्नमेंट को पता चला कि क्योंकि उनके पास आइडेंटिफिकेशन का पैरामीटर नहीं था, इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ग्राउंड हटा दिया, रेक्टिफिकेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस के बेसिस पे जो 20% रिजर्वेशन जो था उसे हटा दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड सर्टेन विलेजेस एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड फॉर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट ने बोला, एक तरीके से स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट कह रहा है कि ओके मेरे पास ये ग्राउंड नहीं था ना, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, इसी के बेसिस पे तो आपने स्टक डाउन किया था, तो ठीक है मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ रीजनल बैलेंसेस के लिए एक पैरामीटर एस्टैब्लिश किए देता हूँ कि वो पैरामीटर ये है कि कुछ विलेजेस हैं जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, और मैं इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करूँगा ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस टू आइडेंटिफाई रीजनल इम्बैलेंसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर ये मैटर गया इन आरती सप्रू वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका साइटेशन है AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1009। सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला कि जो क्लासिफिकेशन है इट इज आर्बिट्रेरी, ठीक है, बिकॉज देयर वाज नो इंटेलिजिबल डेटा बिफोर द कोर्ट फॉर सस्टेनिंग द क्लासिफिकेशन, एंड सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड इट टू बी इनवैलिड। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जब स्टेट ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उसे रोक देता है, ठीक है। अब पहले ही केस में, निशी मेघू के ही केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो ग्राउंड है रेक्टिफिकेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस जिसके बेसिस पे रिजर्वेशन कर रहे हैं, ये काफ़ी वेग क्लासिफिकेशन है। तो स्टेट ने पूछा कैसे, तो निशी मेघू में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपके पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा कि रीजनल इम्बैलेंसेस को रेक्टिफाई आप किस बेसिस पे कर रहे हैं, देयर इज नो बेसिस फॉर यू टू आइडेंटिफाई भाई, तो उसमें तो फिर इनवैलिड ही होना था। तो हो गया निशी मेघू वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि अरे यार इस केस में मेरा ये जो ग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन था ये तो उड़ गया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा था कि ग्राउंड तो मेन इस ग्राउंड पे ही तो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है रीजनल इम्बैलेंसेस वाला ग्राउंड, कि मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं था उनको आइडेंटिफाई करने का, तो ठीक है मैं क्राइटेरिया क्रिएट किए दे रहा हूँ, दैट इज आई विल आइडेंटिफाई देम एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड फॉर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया आरती सप्रू में। आरती सप्रू में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि द क्लासिफिकेशन इज सफरिंग फ्रॉम द वाइस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एंड इज अगेन इनवैलिड। और इनवैलिड इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी विजडम में एक्ट किया हो, बट द मटेरियल टू दैट विजडम वाज अप्लाइड इज नॉट डिस्क्लोज्ड एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जिस मटेरियल के बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई किया है वो तो हमारे सामने आपने रखा ही नहीं, हेंस योर क्लासिफिकेशन इज सफरिंग फ्रॉम द वाइस ऑफ आर्बिट्ररीनेस। तो देखिए अक्सर जो स्टेट है पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए अभी बहुत करेगा, अभी हमने तो सिर्फ स्क्रैच करना शुरू किया है सरफेस ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है, अभी तो हम एडमिशन से डील कर रहे हैं, अभी इसमें बहुत कुछ होना है। और अभी मैं क्या कहूँगा इस लेक्चर में, भी आप समझने पे ध्यान दीजिए, रटने पे कुछ मत ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं रट लूँगा तो ऐसे नहीं काम चलेगा। यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चल क्या रहा है। एक बार ये समझ लिया तब आपको केस लॉ याद करने में आसानी होगी। ठीक, तो पहले तो मैंने निशी मेघू वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और आरती सप्रू वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का एक इलस्ट्रेशन दे दिया, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। So for now we have not dealt with completely with the topic of admissions and reservations in educational institutions, क्योंकि उसके बहुत सारे केस लॉज हैं जो मुझे आपको इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए समझाने हैं, क्योंकि आपको आर्टिकल 15 का पूरा स्कोप समझने के लिए केस लॉ के इलस्ट्रेशन बड़े काम आएंगे। और फिर आर्टिकल 16 भी समझना है। आर्टिकल 16 ओनली डील्स विद द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज से वो डील करता है, जो बोलचाल की भाषा में आप लोग कहते हैं, इट डील्स विद गवर्नमेंट सर्विसेज। लेकिन रिजर्वेशन का जो टॉपिक है इट इज स्प्रेड बिटवीन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 प्राइमरली, ठीक है। और क्योंकि अक्सर दोनों ही प्रोविजन क्वेश्चन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ही केस में, तो क्या होता है अक्सर लोगों के सामने दोनों ही आर्टिकल्स का जो स्कोप होता है वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो उसको फिर समझ नहीं पाते कि किस आर्टिकल के क्लॉज का स्कोप क्या है और कौन सा आर्टिकल कौन से टॉपिक से डील करता है। इसीलिए मैं इसको कंपार्टमेंटलाइज करके बता रहा हूँ जिससे आपको एक्यूरेटली समझ में आए, ठीक है। तो आज हम लोग सारे केस लॉ तो डील नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। लेकिन आज मैं जरा क्लॉज 5 के बारे में भी ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा। मेन पर्पस जो आज का है वो यही है कि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाए आर्टिकल 15 पे, ठीक है, कि आर्टिकल 15 किस बारे में है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू हो जाए। तो आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 5 है, it says that nothing in this article or in subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provisions by law for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled caste or scheduled tribes insofar as such special provisions relate to admissions to educational institutions including private educational institutions। यही मेन है कि private educational institutions भी अब आते हैं, whether aided or unaided by the states other than minority educational institutions referred to in clause 1 of article 30। अब ये जो insertion हुआ था of clause 5 in article 15 was by 93rd amendment act 2005, ठीक है। and this amendment was introduced in response to the explanation that the Supreme Court gave in the case of P.A. Inamdar and others versus State of Maharashtra decided on 12th August 2005। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने TMA पाए वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की एक एक्सप्लेनेशन दी थी। तो वो जो रेशियो उन्होंने बताया था P.A. इनामदार के केस में व्हेन दे वर इंटरप्रेटिंग कि TMA पाए फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन को लेके प्रॉपर रेशियो क्या है, तो उसके रिस्पांस में पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी जो पीए इनामदार का जो केस है और टीएमए पाई फाउंडेशन का केस है, ये तो जब हम लोग आर्टिकल 30 से डील कर रहे होंगे तब उस पर बात करेंगे। ये बेसिकली उन केसेस से रिलेट उस प्रोविजन से रिलेट करता है, ठीक है। पर अभी हम क्योंकि आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 पे हैं तो उस पर मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि ये प्रोविजन इज ऑल्सो हेल्ड टू बी टेकन एज एन इनेबलिंग प्रोविजंस, ठीक है। ये इनेबलिंग प्रोविजन का पार्ट है, मतलब इट इनेबल्स द लेजिस्लेशन, इट इज़ नॉट अ मैंडेट, ठीक है। ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। अब अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 की वैलिडिटी चैलेंज की गई थी कि इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट सेड कि नो, 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि वो वायलेट नहीं करता। किस केस में वैलिडिटी टेस्ट की गई थी? अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में।
इट्स साइटेशन इज 2008 वॉल्यूम नंबर 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 1. ठीक है, तो याद रखिएगा 93rd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 15 क्लॉज 5. 93rd Amendment Act was introduced in response to the Supreme Court's explanation in the case of P.A. Inamdar versus State of Maharashtra. और explanation किस केस की दी थी उस केस में? TMA Pi Foundation versus State of Karnataka. ठीक है, इसी की वजह से Parliament introduced 93rd Amendment of the Constitution adding Article 15 Clause 5. अब Article 15 Clause 5 is an enabling provision. ठीक है, क्या है वो? इनेबलिंग प्रोविजन. द नेचर ऑफ द प्रोविजन इज इनेबलिंग. ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की वैलिडिटी वॉज टेस्टेड इन विच केस? या दूसरी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 वॉज टेस्टेड इन विच केस? इट वॉज टेस्टेड इन द केस ऑफ अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका साइटेशन है 2008 वॉल्यूम 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 1. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, अशोक कुमार ठाकुर के केस में, अपहेल्ड किया द वैलिडिटी ऑफ 93rd अमेंडमेंट एक्ट और बोला कि इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट डज नॉट टेक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और इवन एक्सेस टू द कोर्ट्स थ्रू आर्टिकल्स 32 और 226. तो आज के लिए ब्रीफ ओवरव्यू इतना ही होगा. दिस लेक्चर इज ओनली मेंट फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल 15. Tomorrow we will deal with the illustrative cases जो रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज से डील करते हैं. ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 16 का एक ब्रीफ ओवरव्यू होगा. देन वी विल डील विद रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फिर उससे डील करेंगे. तब आपका सीक्वेंस से केसेस बताना है कि बालाजी, एन.एम. थॉमस, इंद्र स्वानी, अशोक कुमार ठाकुर एक्सेट्रा, वो फिर लाइन से आएंगे. ठीक है, याद रखिएगा रिजर्वेशन का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए इसमें ब्रीफ ओवरव्यू देने के बाद ही केस लॉ की लिस्ट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ऐसे सीधे मैंने एक साथ समझाने की कोशिश की तो नहीं समझ में आएगा. दैट इज़ वाई कंपार्टमेंटलाइजेशन इज एसेंशियल. ठीक है, सो दैट इज़ फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर.